हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे धन के उपयोग की विधि। मेथड क्या है धन के उपयोग का। देखिए, धन के उपयोग की विधि का चयन करना परिवार के सदस्यों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। जो धन के उपयोग की कोई विधि का चयन करना, जो फैमिली होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। धन के उपयोग की विधि का चयन करते समय परिवार के सदस्यों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तो जितने भी सभी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, साथ ही सभी सदस्यों को क्या संतोष मिले। संतोष मिलना बहुत जरूरी है। धन के उपयोग की 5 विधियां हैं, पहले तो उसको जान लीजिए। धन के उपयोग की कितनी विधि हैं? 5 विधि। पहली है पारिवारिक आर्थिक योजना या बजट। पहली हमारी है पारिवारिक आर्थिक योजना या बजट। दूसरी है अनुमोदित या उचित भाग की योजना। तीसरी है समान वेतन विधि। चौथी है बराबर बराबर विधि। पांचवी है हस्त मुक्त विधि। पारिवारिक आर्थिक बजट क्या है? पारिवारिक आर्थिक योजना या बजट क्या है? तो इस विधि में जिसमें परिवार के सदस्य आय को एक योजना और साझा परिवार परियोजना के रूप में उपयोग करते हैं। तो इस विधि में क्या होता है? परिवार के सदस्य आय को एक योजना और साझा परिवार परियोजना के रूप में उपयोग करते हैं। इस प्रणाली का निर्देशन पति और पत्नी, माता पिता द्वारा किया जाता है और इस प्रणाली को जो कंट्रोल करता है, जो निर्देशित करता है, या तो पति पत्नी करेंगे या माता पिता करेंगे। यह दोनों की आपसी समझ पर आधारित होता है। ये हस्बैंड वाइफ की या फादर मदर की जो आपसी समझ है उस पर ये आधारित होगा और इस विधि में मांग को पूर्ण करने के लिए आवश्यकता और साधनों का विश्लेषण किया जाता है। और इस विधि में क्या होता है? जो मांग है उनको पूरी करने के लिए जो आवश्यकता और साधन है उनका विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण के अनुसार धन की उपयोग की योजना बनाई जाती है और इसी विश्लेषण के आधार पर धन के उपयोग की योजना बनाई जाती है और यह विधि सभी विधियों में सर्वश्रेष्ठ है। अगर पूछी जाए कौन सी विधि सभी विधियों में सर्वश्रेष्ठ है धन के उपयोग की, तो पारिवारिक आर्थिक योजना या बजट। देखिए, ऊपर दिया गया चित्र जिसमें पारिवारिक आर्थिक योजना को दर्शाता है, आयात का कुल पारिवारिक आय को दर्शाता है। ए से लेकर एफ के भाग व्यय के विभिन्न समूहों को दर्शाते हैं कि ए बी सी डी ई एफ, ये किसको विभिन्न भाग व्यय कहाँ व्यय करें उनको दर्शाते हैं। जैसे भोजन पे, वस्त्र पे, यातायात पे व्यय, आवास पे, शिक्षा, मनोरंजन में। फिर आता है अनुमोदित या उचित भाग की योजना। अनुमोदित या उचित भाग की योजना। देखिए, ये क्या होता है? इस विधि में पति द्वारा पत्नी को धन का कुछ भाग पारिवारिक व्यय या खर्च के लिए दिया जाता है। इसमें क्या होगा? जो हस्बैंड होगा वो वाइफ को कुछ भाग दे देगा धन का पारिवारिक खर्च के लिए और बची हुई आय से पति अपने अन्य उत्तरदायित्व जैसे घर के अन्य भुगतान है, बीमा है, ये सब चुकाता है। यह मुख्यतः व्यवसायों द्वारा उपयोग में लाई जाती है और इसकी जो आय होती अनियमित होती है। कभी यानी ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी। इसमें होगा कि पति कुछ हिस्सा, कुछ भाग पत्नी को दे देगा कि खर्चा करो और जो थोड़ी आय बचेगी उससे वो भुगतान करेगा जो भी है। ये अधिकतर किसके लिए? बिजनेसमैन उपयोग करते हो जिनकी आय क्या होती? अनियमित होती है, यानी नियमित नहीं है। कभी बहुत ज़्यादा हो गई, कभी बहुत कम हो गई, कभी बहुत ज़्यादा, कभी कम, तो अनियमित। फिर समान वेतन विधि। इस विधि में परिवार के सारे व्यय पारिवारिक कुल आय से किए जाते हैं। तो इस विधि में क्या होता है? जो परिवार के जितने भी व्यय हैं परिवार के कुल
जितनी आय आ रही है, परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनसे जितने भी आय आ रही है उससे किए जाते हैं, और जो धन बचता है वो पति पत्नी में बराबर विभाजित कर दिया जाता है। यानी इस विधि में क्या होगा, परिवार के सारे व्यय पारिवारिक कुल आय से किए जाते हैं। यानी परिवार में टोटल जितनी इनकम आ रही उससे किए जाएंगे, और जो धन बच जाएगा वो हस्बैंड वाइफ में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, जिससे वह अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ति करे। यह विधि उन परिवारों में उपयोग में लाई जाती है जहाँ पत्नी स्वयं द्वारा किए गए व्यय में स्वतंत्रता चाहती है। यानी वो पत्नी चाहती है कि हम व्यय करें और मेरा हस्बैंड मुझे रोके ना। इसमें आप देख लो, ये कह रहा है कुल व्यय है, मतलब जितना भी आय आई दोनों की आय को इकट्ठा किया, इसमें से व्यय किया, जो बचा फिर ए बी बी सी में यानी हस्बैंड वाइफ में बांट दिया। बराबर 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 विधि। देखिए इस विधि में कुल आय और व्यय को दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है कि जितनी इनकम आ रही है और जितना व्यय हो रहा है उसको दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इस प्रकार की प्रणाली उन परिवारों में उपयोग में लाई जाती है जहाँ आय ज्ञात हो और नियमित हो। जहाँ यानी पता हो आय इतनी होगी और नियमित होगी, और व्यय क्या होगा, निर्धारित होगा। यह विधि उन परिवारों द्वारा उपयोग में लाई जाती है जहाँ पत्नी स्वयं कमाती हो, बराबर की स्वतंत्रता चाहती हो। जहाँ वाइफ खुद से कमाती है और वो चाहती है कि मुझे बराबर यानी इक्वल स्वतंत्रता मिले खर्चा करने की, ये ना हो कि उनको ज़्यादा तो हमको कम। फिर नेक्स्ट है हस्त मुक्त विधि, द हैंड आउट मेथड। यह विधि धन के उपयोग की सबसे खराब विधि। अगर पूछा जाए सबसे खराब विधि कौन सी है, तो सबसे खराब विधि है हस्त मुक्त विधि। यह विधि धन के उपयोग की सबसे खराब विधि है। इस विधि में पति या घर के बुजुर्ग आय पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। वह अपने तरीके से धन को व्यय करते हैं, जो अपने तरीके उनसे धन को व्यय करेंगे। जैसे जैसे परिवार को आवश्यकता पड़ती रहती है वैसे वैसे उस पर व्यय करते हैं। इस विधि द्वारा उन परिवारों के लिए यह विधि उन परिवारों के लिए उपयुक्त होती है जिन्हें आय का ठीक अनुमान नहीं होता। ये जो विधि है उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है जिन्हें आय का अनुमान ही नहीं है। तो यह विधि धन के उपयोग की सबसे खराब विधि होती है, ये बात याद रखिएगा। सबसे बेकार और ख़राब विधि होती है ये विधि। और इस विधि में क्या होता है, पति या घर के बुजुर्ग आय पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। या तो हस्बैंड पूरा नियंत्रण रख लेगा या तो कोई घर का बड़ा है वो नियंत्रण रखेगा, और वो अपने तरीके से धन को व्यय करेगा। वो जैसा चाहेगा वैसे धन व्यय करेगा, कोई उसे कह नहीं सकेगा। जैसे जैसे परिवार को आवश्यकता पड़ती रहती है वैसे वैसे उस पर व्यय करता है। जैसे कभी कुछ इनकम की जरूरत पड़ गई, कभी कुछ, तो वो घर का बुजुर्ग या पति है वो उस हिसाब से व्यय करेगा। यह विधि उन परिवारों के लिए उपयुक्त है जिन्हें आय का ठीक अनुमान नहीं होता है। यानी एक इंसान के अंडर में सब कुछ है, वो अपने हिसाब से सब खर्च करेगा, जितने भी खर्चे वो अपने देखेगा। परिवार के सदस्यों को धन के उपयोग की उपयुक्त विधियों का विचार करने के पश्चात उनका चयन करना चाहिए। आप ये विधियाँ बता दीजिए। अब परिवार के सदस्यों को चयन करना चाहिए कौन सी विधि को अपनाएं, कौन सी विधि से हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी। धन को व्यय करने की विधि को ध्यान में रखना। वास्तविक योजना को सफल बनाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों का साथ में मिलकर काम करना चाहिए। जो भी हमारी वास्तविक योजना है उसको सफल बनाने के लिए जितने भी फैमिली के मेंबर हैं उनको मिलकर काम करना चाहिए। घर के मुखियों की ये जिम्मेदारी होती है कि वह परिवार के सदस्यों को योजना के अनुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। जो भी घर का हेड है, जो भी घर का बड़ा है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि परिवार के सदस्यों को कार्य करने के प्रोत्साहित करे। यह परिवार के सदस्यों के आपसी रिश्तों पर, विशेषकर पति पत्नी, माता पिता, बच्चों के रिश्तों पर निर्भर करता है। योजना सफल होगी या आपसी मतभेद के कारण असफल होगी। अब ये योजना सफल होगी है या असफल होगी, ये घर के आपसी रिश्तों पर निर्भर करता है। परिवार के विभिन्न साधनों से जो आय प्राप्त होती है उसे किस प्रकार कितना खर्च करना है, वो क्या होता है, पारिवारिक व्यय होता है। यानी परिवार के जितने लोग हैं उन्हें जितने भी साधनों से आय प्राप्त हो रही, जितनी भी इनकम प्राप्त हो रही है, उनको किस प्रकार खर्च करे, कैसे खर्च करे, तो किस प्रकार खर्च करना, कितना खर्च करना, ये सब क्या है, पारिवारिक व्यय है। पारिवारिक व्यय को
3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है पारिवारिक व्यय को। पहला आ जाता है निश्चित व्यय, दूसरा अनिश्चित, तीसरा है अन्य व्यय। पहला क्या आ जाता है? पहला हमारा आ जाता है निश्चित व्यय, दूसरा आ जाता है अनिश्चित व्यय, तीसरा आ जाता है अन्य व्यय। निश्चित व्यय क्या है? प्रत्येक माह एक निश्चित धनराशि मकान के किराए, बीमा शुल्क, भविष्य निधि के रूप में अनिवार्य रूप से व्यय होती है। हर महीने एक टोटल इनकम हमारी जा रही है मकान के किराए के लिए, या बीमा कराया उसके लिए जा रही है, या भविष्य निधि के रूप में यानी भविष्य फ्यूचर के लिए हम कुछ जमा करें उसके रूप में जा रही है। तो ये क्या है? एक अमाउंट हमारा निश्चित है। जैसे कि आपने समझिए आगे सेविंग के लिए आपने कुछ पैसा जमा किया है, तो आपको हर महीना 1000 रुपये देना है। आपका ये निश्चित है कि हाँ हमको 1000 रुपये रोज देना है। तो बीमा शुल्क हो, मकान की किराया हो, या किराए के मकान में आप रह रहे हो तो होगा कि 4000 या 5000 या 6000 आपका जाता होगा किराया। तो ये क्या है? निश्चित है कि आपको हर महीने देना ही है, इतना तो आपका व्यय होना ही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा। फिर दूसरा क्या होता है हमारा? अनिश्चित व्यय। इस व्यय के अंतर्गत वह व्यय आता है जिनका किया जाना अनिवार्य है। देखिए अनिश्चित, तो इस व्यय के अंतर्गत वो व्यय आएंगे जिनका किया जाना अनिवार्य है, परंतु धनराशि की सीमा में आवश्यकता के अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है। पर जो धनराशि होती है ना, उसमें हम आवश्यकता के अनुसार कमी कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं? वृद्धि कर सकते हैं, यानी पैसे को बढ़ा सकते हैं, या हो सकता है पैसे को कम कर दे धनराशि को। इस व्यय में आराम और विलासिता की वस्तुएं आती हैं, जैसे अतिथियों पर व्यय है, जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उन पर अब आपके ऊपर है कि आप कितना उस पर खर्च कर रहे हो। शादी पे व्यय, तो इसमें कोई निश्चित नहीं होता कि कितना खर्च होगा, तो ये क्या होगा? अनिश्चित व्यय। फिर हमारे क्या हो जाते हैं? अन्य व्यय। अन्य व्यय परिवार की आय पर निर्भर करते हैं। जो अन्य व्यय हैं वो फैमिली की इनकम पर निर्भर करते हैं कि धन की कमी होने पर इन व्यय को समाप्त किया जा सकता है। अगर हमारे पास इनकम कम है तो इन व्यय को हम क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। जैसे मनोरंजन है, यात्रा है, उपहार है, आभूषण है आदि पे व्यय को क्या कर सकते हैं? हम कम कर सकते हैं। एक कुशल गृह प्रबंधक वह होता है जो पारिवारिक आय के अनुसार व्यय करता है। एक जो कुशल गृह प्रबंधक है वो क्या है? एक अच्छा होम मैनेजमेंट वही है जो घर की पारिवारिक आय, जो फैमिली इनकम है उनके अनुसार क्या करे? इन्वेस्टमेंट करे, व्यय करे। तो वो क्या होगा? एक कुशल होम मैनेजमेंट होगा और सीमित आय के साधनों के अंतर्गत व्यय करके परिवार की सदस्यों की पूर्ति करे। और एक लिमिटेड आय है उसी में परिवार के सदस्यों की पूर्ति करे, इनकम है उनके परिवार की पूर्ति करे, उनकी आवश्यकताएँ भी पूरी हो जाए, सब ज़रूरतें भी पूरी हो जाए, वो सब है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या बचा? इसमें इम्पोर्टेंट ये है क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? पारिवारिक व्यय को कितने भागों में बांटा गया है, निश्चित व्यय क्या होता है, अनिश्चित व्यय क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। दूसरा आपसे पूछेगा कि धन के उपयोग की कितनी विधियाँ हैं और कौन सी धन के उपयोग की विधि सबसे अच्छी और कौन सबसे खराब। तो मैंने बताया है हस्तमुक्त विधि सबसे खराब विधि है और पारिवारिक आर्थिक योजना यानी बजट बना के कार्य करना सबसे अच्छी विधि है। तो इसको याद रखिएगा। कितने भागों में बांटे गए? 5। तो इसमें यहीं से क्वेश्चन आएंगे और तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जो भी क्वेश्चन पुटअप होंगे आपके यहीं से पुटअप हो जाएंगे।